वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। आज आपका ये 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड कंप्यूटर साइंस एमसीक्यूज पार्ट 2 रहने वाला है। ये जो सीरीज़ मैं लेके आ रही हूँ ये जो है सारे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो आपका जेओ आईटी हो, एचपीआरसी का कोई भी क्लरिकल एग्ज़ाम हो, एचपीपी एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, टीजीटी पीजीटी का कोई भी कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम हो, ये सब में हेल्पफुल रहने वाली है मेरी सीरीज़। लेट्स स्टार्ट द सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आईपी वर्जन एड्रेस? निम्न में से कौन सा एक अमान्य आईपी वर्जन 4 एड्रेस है? ठीक है, आपको पता है आईपी में क्या है, दो वर्जन यूज़ किए जाते हैं, 4 और 6 दोनों यूज़ किए जाते हैं। और इनमें जो है एड्रेसिंग करी जाती है। ठीक है, एड्रेसिंग के कितने पार्ट होते हैं? चार पार्ट में इनको डिवाइड किया जाता है, 1 2 3 4, 4 पार्ट में, है ना। और ये सारे हेक्साडेसिमल रहते हैं। ओके, और इनकी रेंज क्या होती है? 0 to 225 के बीच में किया जाता है। और इनकी जो क्लासेस होती हैं वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, इनकी एड्रेसिंग जो है वो 0 to 225 कैरेक्टर्स के बीच में रहती है। अगर इससे ज़्यादा कोई भी कैरेक्टर यूज़ किया गया हो, नंबर कोई यूज़ किया गया हो, तो इनवैलिड होता है। वो क्या होता है आपका? इनवैलिड होता है। और ये कंप्यूटर नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, ये आईपी एड्रेस। ओके, तो अब हमने देखना है इनको जो है ये जो 4 पार्ट है, इनको जो है डॉट से सेपरेट किया जाता है, डॉट के साथ सेपरेट किया जाता है। जैसे 1 2 3, ये 4th पार्ट। ओके, तो अब देखो, अब आपने देखना है कि इनकी रेंज जो है हमारी, सिर्फ आपने ये चेक करना होता है, इनकी रेंज जो है 0 to 225 के बीच में रहनी चाहिए। 0 to 225, ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 225 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो देखो, ये 10 है, 0 0 12, 192, 168, 19 एंड 74, 16, 24, 74, 128, 172, 16, 257, 11। तो इसमें से रॉन्ग आंसर जो है हमारा वो आएगा ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये भी 255, मैंने कहा रेंज जो है वो 255 के बीच में रहनी चाहिए, है ना। तो देखो इसकी रेंज है, हाँ है, इसकी रेंज है, हाँ। कोई भी नंबर जो है वो 255 से बड़ा नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये सारे करेक्ट हैं। और इनवैलिड कौन सा है? ये वाला 257, क्योंकि ये 255 से बड़ी रेंज है इसकी, 257। ओके, तो ये क्या हुआ हमारा? इनवैलिड हुआ ये। एक IP4 एड्रेस में डॉट से अलग किए गए 4 भाग होते हैं, प्रत्येक भाग की संख्या 0 से 225 के बीच होनी चाहिए। विकल्प डी में 257 दिया गया है, जो कि इनवैलिड है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड आर 2 टाइप्स ऑफ। सिंगल मोड तथा मल्टी मोड किसके दो प्रकार हैं? किस में यूज़ किया जाता है सिंगल मोड मल्टी मोड? आपका ए ऑप्शन रहेगा थिक इथरनेट केबल है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, OUI ड्रॉप केबल है, या ऑप्टिकल फाइबर केबल है। इसका आंसर रहेगा ऑप्टिकल फाइबर केबल में ये यूज़ किए जाते हैं, सिंगल मोड और मल्टी मोड यूज़ किए जाते हैं उसमें। ठीक है, और ऑप्टिकल फाइबर होती क्या है? ये लेज़र बीम के ऊपर काम करती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल आप CD ले सकते हो। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर है 3, व्हाट टाइप ऑफ वायरस टारगेट्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड ऑफ अ हार्ड ड्राइव? देखो MBR की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ वायरस, किस तरह के वायरस होते हैं जो मास्टर बूट रिकॉर्ड पे सीधा असर डालते हैं? हार्ड ड्राइव की जो मास्टर बूट रिकॉर्ड होती है, बूटिंग पे असर करते हैं सीधा। मैक्रो वायरस होते हैं, फाइल इन्फेक्टर वायरस होते हैं, बूट सेक्टर वायरस होते हैं, अरे मल्टीपर्टाइट वायरस होते हैं। तो ये नाम ही बता रहा है कि हमें बूट वाले चाहिए, तो ये बूट सेक्टर वायरस होते हैं जो सीधा बूटिंग मतलब जब आप सिस्टम क्या है ऑन करते हो, ये तभी स्टार्ट हो जाते हैं वायरस। ओके, बूट सेक्टर वायरस हार्ड ड्राइव के मास्टर बूट रिकॉर्ड या बूट सेक्टर को संक्रमित करते हैं और कंप्यूटर के चालू होते ही सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि ये बूटिंग पे काम करते हैं। और बूटिंग कब स्टार्ट होती है? जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो, सबसे पहले बूटिंग तो होता है ना। तो ये वायरस क्या है, इसीलिए इनको बूट सेक्टर वायरस बोला जाता है। आप नाम से ही इजीली इसको याद कर सकते हो ना, रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि बूट रिकॉर्ड, मास्टर बूट रिकॉर्ड में असर डालते हैं ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है? निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? वर्ड प्रोसेसर, पेंट ब्रश, ऑपरेटिंग सिस्टम, या म्यूजिक प्लेयर? अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करी है, तो ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्ड प्रोसेसर नहीं है, ये तो एप्लीकेशन है भाई। पेंट ब्रश भी एप्लीकेशन हो सकती है, म्यूजिक प्लेयर भी एप्लीकेशन हो सकती है, पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य उदाहरण है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंटरफेस का काम करता है। बाकी सभी विकल्प एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं।
बाकी सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, इंटरफेस का काम है इसका। इंटरफेस, ये इंटरफेस करवाता है किसको, यूज़र को, किसके साथ, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करवाता है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है काम करवाने का। आगे क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द वर्चुअल असिस्टेंट फॉर विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का आभासी सहायक कौन था, वर्चुअल असिस्टेंट कौन था। ठीक है, जैसे हम गूगल पे जाते हैं, हम वीडियो या ऑडियो के थ्रू भी हम क्या है, स्पीक करके भी बता सकते हैं कुछ भी, है ना। तो वो असिस्टेंट कौन है जो हमारी हेल्प करता है, तो विंडोज़ 10 में कौन कौन था ऐसा वर्चुअल असिस्टेंट, एलेक्सा, विक्सबाय, कोटेना या सीरी। तो वो आपका क्या था, क्रोटेना। ठीक है, ये था किसका था, विंडोज़ 10 का था। ये तो आपको पता लग गया, ये बाकी किसके हैं। अब देखो, क्रोटेना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था, ये भी याद रखना। ये किसका है, क्रोटेना किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। ये वर्चुअल असिस्टेंट है जो आपकी हेल्प करता है। विंडोज़ 10 में इनबिल्ट आता है, पहले से आता है ये। फिर एलेक्सा अमेजॉन ने बनाया है। सीरी जो है ये एप्पल का है, और विक्स बाय जो है ये सैमसंग का है। ये आप याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका डायरेक्ट। हाँ, एक और बात मैंने आपको बताया ना, ये सारी एमसीक्यूज़ की सीरीज जो है ये सारी की सारी पीवाईक्यूज़ हैं आपके। क्या हैं ये सारे पीवाईक्यूज़ हैं, ये किसी न किसी पेपर में कंप्यूटर के आए हुए हैं। ओके, तो इसमें जो क्या है, आपको सारे लेवल देखने को मिलेंगे। इजी लेवल भी आपको देखने को मिलेगा, मॉडरेट लेवल भी इसका देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका एडवांस लेवल भी आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन जो है इसके देखने को मिलेंगे आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द शॉर्टकट की इन विंडोज़ टू शो द रन बॉक्स वेयर यू कैन टाइप कमांड्स। विंडोज़ में रन बॉक्स को शो करने के लिए जहां आप कमांड टाइप कर सकते हैं, शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, आपने क्या करना है, विंडोज़ में होता है ना, आप क्या करते हो, रन बॉक्स निकलता है ना, एक स्टार्टिंग पे निकलता है जहाँ पे आप विंडोज़ को ओपन करते हो, वहाँ पे आता है। उसको रन करने के लिए आपने रन ओपन करना है, डायरेक्ट शॉर्टकट की से करना है, कमांड के थ्रू करना है, शॉर्टकट की यूज़ करनी है। तो कौन सी शॉर्टकट की है उसके लिए, कंट्रोल शिफ्ट आर है, ऑल्ट आर है, कंट्रोल आर है, विंडोज़ आर है। उसके लिए क्या है, विंडोज़ आर है शॉर्टकट की। इसको की प्रेस करने से क्या होगा, रन बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें आप कोई भी एप्लीकेशन, मैं MS वर्ड ओपन करना चाहती हूँ, मैं वर्ड लिखूँगी, वो वर्ड की फाइल ओपन हो जाएगी। ओके, विंडोज़ कीबोर्ड पर विंडोज़ लोगो की प्लस आर, विंडोज़ की लोगो की आती है ना बनी हुई, ऐसे ऐसे करके विंडोज़ बनी आती है, उसको और आर को प्रेस करना है। दबाने के तुरंत रन डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, जिससे आप सीधे कोई भी प्रोग्राम या कमांड रन कर सकते हैं। विच ऑप्शन इज़ यूज फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कर्सर ऑफ माउस। माउस की स्पीड आपने क्या करनी है, बढ़ानी और घटानी है। माउस कर्सर की गति को बढ़ाने और घटाने के लिए कौन सा विकल्प यूज़ किया जाता है, सेटिंग, कंट्रोल, कंट्रोल पैनल या ड्राइव। तो आपको पता है हम कंट्रोल पैनल में ही सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, चाहे वो माउस की हो, ओके, चाहे आपकी वो क्या बोलते हैं उसको, स्पीकर लगाया है आपने जो है ना उसकी हो, आपने ब्राइटनेस करनी, कुछ भी करना है तो कंट्रोल पैनल पे कंट्रोल किया जा सकता है। विंडोज़ में माउस कर्सर की स्पीड को बदलने या कस्टमाइज़ करने के लिए कंट्रोल पैनल के अंदर माउस सेटिंग का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, स्टोरेज डिवाइसेस में भी, स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, ब्लॉक एक्सेस टाइप हो सकती है, सिक्वेंशियल एक्सेस टाइप हो सकती है, डायरेक्ट एक्सेस टाइप हो सकती है, या बोथ B&C आना था यहाँ पे। ओके, बोथ B&C, तो आपका आंसर रहेगा बोथ B&C, दोनों ही होती हैं। सिक्वेंशियल भी होती है, डायरेक्ट भी होती है, ब्लॉक कोई नहीं होती है। ओके, डाटा स्टोरेज या सिक्वेंशियल होगा, सिक्वेंशियल मतलब सीरियल ऑर्डर, ऐसे 1 2 3 4 5 लाइन वाइज होगा, सिक्वेंशियल ऑर्डर में चलेगा, पहले इसमें डाटा स्टोर, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इसमें। ठीक है, और फिर सेकंड होता है डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट होता है मतलब जहाँ मर्जी डाटा हो, जो मुझे चाहिए मैं वहीं उसको वहाँ से एक्सेस कर सकती हूँ, डायरेक्ट किसी भी ब्लॉक में जाके उसको डायरेक्ट क्या है एक्सेस कर सकती हूँ। डाटा स्टोरेज डिवाइसेस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। सिक्वेंशियल एक्सेस हो सकता है जैसे मैग्नेटिक टेप, जहाँ डाटा लाइन से पढ़ा जाता है, और डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है जैसे HDD या CD, जहाँ सीधे किसी भी हिस्से से डाटा पढ़ा जा सकता है। इसीलिए उत्तर BC दोनों होगा। ठीक है, डायरेक्ट से आप जहाँ मर्जी से डाटा एक्सेस मतलब पहुंच आपकी है ना, रीड करना, आप रीड कर सकते हो। और सिक्वेंशियल में सिक्वेंशियल ऑर्डर से ही किया जाता है। और इसकी एग्जांपल भी देखो, सिक्वेंशियल ऑर्डर की क्या है, मैग्नेटिक टेप है दी हुई, और सीरियल ऑर्डर की क्या है, डायरेक्ट एक्सेस की क्या है, HDD या CD है। क्वेश्चन नंबर 9, द बेस और रेडिक्स ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है, जिसको हम रेडिक्स भी बोलते हैं, क्या है, 2 10 8 या 16। तो वो रहने वाला है B ऑप्शन 10। पता है डेसिमल का क्या होता है, 10 होता है।
डेसिमल मुख्य संख्या प्रणाली में कुल 10 अंक होते हैं 0 से 9, इसलिए इसका आधार क्या होता है, रेडिक्स 10 होता है। 2 बाइनरी का होता है, 8 ऑक्टल का होता है, 16 हेक्साडेसिमल का आधार होता है, ये भी याद रखना है साथ में। क्वेश्चन नंबर 10, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। प्रचालन प्रणाली का डैश सॉफ्टवेयर का सर्वसामान्य प्रकार है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, किस तरह का सॉफ्टवेयर है वो, एप्लीकेशन, सिस्टम, कम्युनिकेशन या वर्ड प्रोसेसिंग। तो हमें पता है कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं है, वर्ड प्रोसेसिंग भी नहीं है। ठीक है, वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे प्रमुख उदाहरण है जो कंप्यूटर के बुनियादी कार्य को नियंत्रित और संचालित करता है। क्वेश्चन नंबर 11, अ विंडो दैट इज डिस्प्लेड वेयर एवर द प्रोग्राम रिक्वायर्स एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू इज कॉल्ड एन डैश। एक विंडो दिखाई देती है हमें, ठीक है, जब भी प्रोग्राम को आपसे कुछ अतिरिक्त जानकारी चाहिए होती है, कहलाती है डैश। आप कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, एक कुछ आपने सेव एज करना है, सेव करना है अपनी कमांड को, कुछ भी, ये आपको हेल्प चाहिए, व्यू करना है, तो आप क्लिक करोगे, एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, टूल बार, मेन्यू बार, फिल्म स्ट्रिप, डायलॉग बॉक्स। तो उसको डायलॉग बॉक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स एक अस्थाई विंडो होती है। अस्थाई विंडो मतलब अपना काम हो गया, उस पर हमने कुछ जो भी चाहिए हमने क्लिक किया और फिर इसको क्लोज कर दिया या ओके कर दिया। तो जब सामने आती है, जब किसी प्रोग्राम को यूज़र से इनपुट, पुष्टिकरण या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज यूज टू रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप इन ER डायग्राम ऑफ अ डाटाबेस। एक डाटाबेस की ER आकृति में संबंध प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सा आकार प्रयुक्त है। ये बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप बनानी हमने, एंटिटी डायग्राम है, ER डायग्राम मतलब एंटिटी रिलेशनशिप। ठीक है, हमें पता है, मान लो देखो ऐसे, ये आपकी एंटिटी डायग्राम है, इसमें हम क्या लिखते हैं, आपकी एंटिटी लिखी आती है। मान लो मैंने एक टेबल बनाया है स्टूडेंट 1 नाम का, स्टूडेंट 1, ये टेबल है स्टूडेंट 2 नाम का। ठीक है, ये टेबल के नाम ऐसे लिखे जाते हैं रेक्टेंगल बॉक्स में, और रिलेशनशिप बनाई जाती है डायमंड बॉक्स में। इन दोनों की रिलेशनशिप किससे है, डायमंड बॉक्स के साथ है, इनके साथ रिलेशन को, दोनों टेबल की। स्टूडेंट के बीच में इसके एट्रीब्यूट हो सकते हैं जो किस में आते हैं, ओवल शेप में आते हैं। ओवल मतलब एक्लिप्स में आते हैं ऐसे एट्रीब्यूट, स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, क्लास। इसी तरह स्टूडेंट 2 का भी क्या, नेम, रोल नंबर, क्लास। ठीक है, ऐसे ऐसे। अब इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज यूज टू रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप ये है, रिलेशनशिप ये बनाता है, तो इस शेप को क्या बोलते हैं, डायमंड, रेक्टेंगल, पैलोग्राम या एलिप्स बोला जाता है। तो इसको डायमंड बोला जाता है। मैंने आपको अभी बताया पीछे, इसको क्या बोला जाता है, डायमंड। ये रिलेशनशिप करवाता है 2 एंटिटीज़ के बीच में। ठीक है, ER एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में डायमंड शेप का उपयोग एंटिटीज़ के बीच रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेक्टेंगल का उपयोग एंटिटी के लिए और एलिप्स का उपयोग एट्रीब्यूट के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए DDL SQL कमांड। SQL की फुल फॉर्म क्या थी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये डाटाबेस के अंदर का हिस्सा है, पार्ट है जो हमने पढ़ा हुआ है। इसमें DDL कमांड कौन सी है। ठीक है, अब देखो, एक होती है DDL, एक होती है DML, ठीक है, एक होती है DCL। जो जरूरी है वो फेमस 2 यही हैं। DDL का मतलब क्या है, डाटा डेफिनेशन, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DML का मतलब क्या है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें क्या है, टेबल बनाया जाता है, टेबल को आपने क्रिएट करना है, टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करना है। ठीक है, टेबल को आपने ड्रॉप करना है। ठीक है, ये सारी कमांड इसके अंदर चलती है। ये टेबल को ऑल्टर करना है, इसके अंदर आएगी कमांड। ये डाटा मैनिपुलेशन मीन जो टेबल आपने बना दी, इसके अंदर जो मैनिपुलेट करना है, आपने रोज़ को करना है, तो उसके लिए डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज़ की जाती है। ठीक है, जैसे आपने क्या करना है, डाटा इसके अंदर इंसर्ट नहीं आएगी। ठीक है, डाटा आपने मैनिपुलेट करने के लिए डाटा पहले, सबसे पहले क्या करना है, इंसर्ट करना है आपने। ठीक है, सिलेक्ट स्टेटमेंट सारी की सारी इसके अंदर आएंगी। अपने किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है। ठीक है, ये सारी इसकी कमांड है, और भी कमांड है इसके अंदर। ओके, अब ये बोले कि DDL कमांड कौन सी है, मतलब डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो आपके टेबल को सिर्फ क्या डिफाइन करने वाली, स्ट्रक्चर डिफाइन करने वाली है। देखो, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, इंसर्ट कमांड और ऑल्टर कमांड। मैंने बताया कि डिलीट कमांड किस में आती है, डाटा मैनिपुलेशन की है। इंसर्ट कमांड भी किसकी है, मैनिपुलेशन की है। ठीक है, अब बचा है अपडेट और ऑल्टर।
मैनिपुलेशन का मतलब ही क्या होता है, अपडेट करना। तो अपडेट कमांड भी किसकी हुई, DML की हुई, ये भी अपडेट कमांड भी, ठीक है। और बचा क्या, ऑल्टर, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल्टर, ठीक है। ऑल्टर आपकी क्या है, DDL कमांड है। ऑल्टर एक DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है जिसका उपयोग डेटाबेस टेबल के स्ट्रक्चर को बदलने के लिए किया जाता है। बाकी तीनों अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, DML लैंग्वेज कमांड्स हैं। Which of the following language is used to describe the style of HTML elements in web page? एक वेब पेज में HTML अवयव के स्टाइलों का वर्णन करने के लिए निम्न में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है। आपने HTML बनाया है, आपने उसकी जो पैराग्राफ लिखा है उसमें फॉन्ट लगाना है, ठीक है, उसका डिज़ाइन चेंज करना है, तो उसको डिज़ाइन करने के लिए हम किस किस स्टाइल का उपयोग करते हैं, जिस स्टाइल का उपयोग करते हैं उस स्टाइल का नाम क्या है, जावा का, CSS का, PHP का, या जावा स्क्रिप्ट का। तो आपको पता है HTML में हम CSS का यूज़ करते हैं, मीन्स कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये होती है स्टाइलिंग के लिए है, ये अलग से होती है। आप CSS का यूज़ इन बिल्ट भी कर सकते हैं। आप जिसने मेरी HTML की वीडियोस देखी है, सीरीज़ देखी है, उनको पता होगा कि स्टाइल शीट हम अंदर भी HTML जो हमने मेन फाइल है उसके अंदर भी स्टाइल शीट ऐड कर सकते हैं, या अलग से भी हम फाइल बना सकते हैं स्टाइल शीट की, ठीक है। ये क्या काम करती है, डेकोरेशन का, मतलब ये HTML के पेज को डेकोरेट करती है, ओके। कास्केडिंग स्टाइल शीट का उपयोग वेब पेजों के लेआउट, कलर, फॉन्ट और समग्र डिज़ाइन यानी स्टाइलिंग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ विल यू मर्ज टू एडजेसेंट सेल्स ऑफ अ टेबल रो इन HTML? HTML के एक टेबल की पंक्ति के निकटवर्ती दो सेलों को मर्ज कैसे करेंगे, ठीक है। क्या बोला, मर्ज करना है, मर्ज मतलब इकट्ठा करना है, एडजेसेंट मतलब इकट्ठे, पड़ोसी पड़ोसी, सेल्स हैं ऑफ अ टेबल रो, ठीक है। एक टेबल बनाया है, कोई दो सेल को आपने एक ही सेल बनाना है, ओके। तो किसका उपयोग किया जाएगा, यूजिंग रो स्पैन का, यूजिंग सेल स्पेसिंग का, यूजिंग सेल पैडिंग का, यूजिंग कॉल स्पैन का। अब देखो, इन्होंने बोला है कि एक ही रो के दो अगल बगल या निकटवर्ती सेलों को आपस में जोड़ने, मर्ज करने के लिए हम कॉलम स्पैन का यूज़ करेंगे। एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है, मतलब ये एक तरह का एट्रीब्यूट है ना, कॉलम स्पैन। ऊपर नीचे के सेलों को मर्ज करने के लिए हम रो स्पैन का उपयोग करते हैं, ठीक है। लगा पता, इन्होंने बोला जब हमने अगल बगल के ऐसे ये करने, दो ये करने हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉलम स्पैन का, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जब हमने ऊपर नीचे के दो सेल करने, ऊपर नीचे के करने, ऐसे ऐसे मतलब एक रो दो रो, तो हम यूज़ करेंगे रो स्पैन। यहाँ लिखा था अगल बगल के करने हैं, आसपास के करने हैं, ठीक है। सेल टेबल की रो के लिखा है, टेबल रो, ये टेबल है आपका, इसकी रो के साथ वाले सेल, मतलब रो के साथ वाले ये वाले ऐसे, मतलब ये कॉलम है, ये कॉलम का सेल है, ये रो का सेल नहीं हुआ, कॉलम के सेल हुए, तो इस पर क्या यूज़ करेंगे, कॉल स्पैन। जब रो का लिखा आएगा तो आप कॉल स्पैन यूज़ करोगे, जब कॉलम का लिखा आएगा ऐसे, कॉलम का लिखा आएगा तो आप क्या करोगे, रो स्पैन यूज़ करोगे, ओके। विच जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स? किस पीढ़ी के कंप्यूटरों को निर्वात ट्यूब का उपयोग होता था, किस में किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब का, हमें पता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, ये हमने कंप्यूटर जनरेशन में किया है। ये फर्स्ट कंप्यूटर्स, पहली पीढ़ी कंप्यूटरों में जो इनकी इरा कौन सा था, वो 1940 से लेके 1956 तक रहा, फर्स्ट कंप्यूटर्स का है ना, में बुनियादी जो भी उनके सर्किट जो था के लिए मुख्य घटक के रूप में वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी टाइप इन ए कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम में निम्न में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी का प्रकार है? कैशे मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी और हार्ड डिस्क। तो हमें पता है जहाँ कैशे मेमोरी का नाम आता है उससे स्पीड फास्ट किसी और की हो ही नहीं सकती है। अगर यहाँ पे रजिस्टर लिखा होता तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रजिस्टर होता, क्योंकि रजिस्टर की स्पीड कैशे मेमोरी से भी ज़्यादा होती है। दिए गए विकल्पों में से कैश मेमोरी सबसे तेज होती है क्योंकि ये सीधे CPU के बहुत पास स्थित होती है। यदि विकल्पों में रजिस्टर होता तो ये कैश मेमोरी से भी तेज होता। अब देखो, ये आपका CPU होता है और ये आपकी मेन मेमोरी होती है, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम कैशे मेमोरी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? कैशे मेमोरी से स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए हम कैशे मेमोरी का उपयोग किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लिस्ट ऑफ कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस? इन कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस की सही सूची बतानी है। कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, प्लॉटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, प्लॉटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। विकल्प डी में दिए गए सभी उपकरण कीबोर्ड, माउस, स्कैनर शुद्ध रूप से इनपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। और प्रिंटर और प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 19,
डिफरेंट मेमोरी टाइप्स इन कंप्यूटर सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पीड्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पीड मतलब पहले क्या आएगा, सबसे कम स्पीड वाली आएगी, क्या आएगी, कम स्पीड वाली आएगी पहले, ठीक है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा वाली, है ना। तो ऐसे आपने हायरार्की बनानी है इसकी। रैम, कैशे मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम, कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी, रैम, सेकेंडरी स्टोरेज, कैशे मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज एंड रैम, हमें पता है। इसका आंसर है बी, क्योंकि कैशे मेमोरी की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, हमें पता है, तो ये सबसे लास्ट में जाएगी। क्योंकि इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है ना, बढ़ते क्रम में लिखा है, तो सबसे बड़ा क्रम किसका हुआ, बड़ी स्पीड किसकी हुई, इसकी हुई। सबसे कम किसकी है, सेकेंडरी डिवाइसेस की होती है। बढ़ते क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे धीमी मेमोरी से सबसे तेज मेमोरी की ओर जाना। सेकेंडरी स्टोरेज सबसे धीमी होती है, उससे तेज रैम होती है, और इन तीनों में से भी सबसे तेज कैशे मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज यूज फॉर इमेज एडिटिंग। इमेज को एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। इमेज एडिटिंग के लिए निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रयुक्त होता है। फोटोशॉप, मोजिला फायरफॉक्स, एडोब रीडर, MS पावर पॉइंट। इसका आंसर रहेगा फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और पेशेवर इमेज फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। हाँ, फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। एडोब रीडर क्या है, PDF पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है, और पावर पॉइंट क्या है, प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है। ओके, तो आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियोस जो है कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आपको और कैसा कंटेंट चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।